students, myself Miss Dheeraj, Assistant Professor RKG, Educational College, Lucknow. Today I am going to explain about scientific temper and obstacles in innovation, which is the part of Unit 1, Paper 4, Innovations in Education, B.Ed Semester 1. आज हम बात करेंगे साइंटिफिक टेम्पर और ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन के बारे में, वैज्ञानिक स्वभाव या प्रवृत्ति के बारे में और इनोवेशन के क्षेत्र में क्या क्या बात है। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव और प्रवृत्ति। वैज्ञानिक स्वभाव और प्रवृत्ति कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एवरीथिंग, हर एक किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया जाता। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले उपयोग भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1940 में किया गया था। टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1940। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतः एक ऐसी सोच या मनोवृत्ति है जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जानने की प्रवृत्ति होती है कि वो घटना क्यों घटी, उसके पीछे क्या कारण था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं अन्वेषण करने की प्रवृत्ति विकसित करती है, टेंडेंसी विकसित करती है तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायता करती है। सर्वप्रथम साइंटिफिक टेम्पर का यूज आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत भी किया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में लिखे गए आर्टिकल 51 के अंतर्गत लिखा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर के कुछ फीचर होते हैं जिनको कि हम, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि साइंटिफिक टेम्पर के अंतर्गत होना जरूरी है। ओपन माइंडेडनेस यानी कि खुलापन होना, कुछ तथ्य या विचार व्यक्ति के सामने आते तो उनको स्वीकार करना, लेकिन उन तथ्यों और विचारों को कुछ नए विचार ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, उनके लिए तार्किक चिंतन किया जाता है, उनको टेस्टिफाई करता है व्यक्ति, तब उनको स्वीकार करता है। लॉजिकल थिंकिंग साइंटिफिक टेम्पर के अंतर्गत, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंदर व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, वो तर्कपूर्ण तरीके से सोच पाता है। अगर कोई घटना उसके सामने घटित होती है तो उस घटना के घटने के कारणों की खोज कर जानने की कोशिश करता है कि वो घटना क्यों घटी, और कोई समस्या उसके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न तरीके सोच सकता है। एनालिटिकल कंडक्ट वैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा कहीं ना कहीं एनालिटिकल कंडक्ट यानी कि एक विश्लेषणात्मक आचार्य विकसित होता है इंडिविजुअल के अंतर्गत। वो सिचुएशन को, कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती तो उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करता है, होल पार्ट्स का विश्लेषण करता है, ताकि वो उस समस्या को, उस परिस्थिति को अच्छी तरीके से समझ सके। मीट विथ न्यू फैक्ट्स, उसके सामने जो कुछ भी नया आता है उससे वो उन चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जो पुरानी रीति रिवाज या रूढ़ियां चली आ रही हैं उनको वो स्वीकार नहीं करता, पहले उनको टेस्टिफाई करने की कोशिश करता है, देखता है वो क्या प्रैक्टिस में वास्तव में उसके लिए सही है, क्या जो जैसा कहा गया है वो सही है, उनको अनुभव करने की कोशिश करता है। अगर वो उनको अपने अनुभवों में सही पाता है तो उनको कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो उनको वहीं छोड़ देता है, उनको कंटिन्यू नहीं करता है। नीड्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक विचार या कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति डेवलप करता है। साइंटिफिक टेम्पर व्यक्ति के अंदर तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता विकसित होती है, वो किसी भी कार्य को
क्रमबद्ध तरीके से करता है, उसमें जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करता है, ताकि उस कार्य को, जब वो कार्य किसी विभिन्न उसके सोपान निर्धारित किए गए उन क्रम सोपानों के अंतर्गत किया जाता है, तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से होता है। फॉर ग्रोथ ऑफ नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए या राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए भी साइंटिफिक टेम्पर का होना जरूरी है। जब व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित साइंटिफिक टेम्पर होगा, वैज्ञानिक स्वभाव डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में खोज करने की, इन्वेंशन करने की, इनोवेशन करने की प्रक्रिया डेवलप होगी, और इससे क्या, वो राष्ट्र हित में भी सोच पाएंगे, राष्ट्र का भी भला करते हैं, अपना तो भला करते ही, अपने आसपास सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और राष्ट्र की जो विकास में भी हेल्प करते हैं। फॉर इनोवेशन, साइंटिफिक टेम्पर बूस्ट करता है इनोवेशन को बढ़ाने में सहायता करता है। इनोवेटिव आइडियाज, नवीन विचार लाने में सहायता करता है। वैज्ञानिक तरीके से सोचने पे या साइंटिफिक तरीके से सोचने पर ही, वैज्ञानिक प्रवृत्ति डेवलप होने पर ही इनोवेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। तो एक बेस है, आधार है साइंटिफिक टेम्पर इनोवेशन के लिए। फुलफिल सोशल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, समाज में जो भी समस्याएं या समाज की जो भी अपेक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने में सहायक होता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक टेम्पर। क्यों? क्योंकि समाज में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उन सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार ही समाज की एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाओं में भी परिवर्तन होते हैं। समाज में परिवर्तन के अनुसार ही बहुत सारी नवीन चीजों की जरूरत होती है, नवीन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती जो, और उन तकनीकों का विकास साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होने पर ही किया जा सकता है। स्प्रेड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जब व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्तियों में या स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्प्रेड कर पाएंगे साइंटिफिक नॉलेज को, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को वो समझ पाएंगे, और टीचर्स अपने टीचर्स से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। तो इसके द्वारा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी डेवलप होता है और फैलता है, स्प्रेड होता है। रिमूव सोशल इविल्स, बहुत सारी समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उनको दूर करने में भी साइंटिफिक टेम्पर सहायक होता है। बहुत तरह की इनइक्वालिटीज हो सकती है, असमानताएं हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर का विकसित होना क्यों जरूरी है, साइंटिफिक टेम्पर को कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे विकसित किया जा सकता है, ये भी जानना आवश्यक है। Developed during childhood in school and colleges, बचपन से ही स्कूल और कॉलेजेस में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। एजुकेशन इन ऐसे तरीकों से, ऐसे साधनों से स्टूडेंट्स को प्रदान की जानी चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स हो सकती हैं, रेसिटेशंस हो सकते हैं, ग्रुप वर्क हो सकते हैं, जिससे चिल्ड्रन का माइंड ओपन अप हो सके और वो अपने टीचर से डरे नहीं, अपने टीचर से और उनके आसपास के जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे जो उनके माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आसानी से उनको पूछ सके, ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। डिफरेंट टाइप के ग्रुप टास्क दिए जा सकते हैं उनको, उनके अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन डेवलपिंग साइंटिफिक कल्चर, एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना चाहिए, विकसित करना चाहिए साइंटिफिक वैज्ञानिक संस्कृति विकसित करने के लिए। किसी भी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो साइंटिफिक कल्चर डेवलप करे, ये एकेडमिशियंस, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं या गवर्नमेंट है, इन सबकी कोऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस कार्य में सहयोग करें। इन सबको मिलकर कुछ ऐसे एफर्ट करने चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या यूनिवर्सिटीज लेवल पर, कुछ ऐसे नॉर्म फिक्स करने चाहिए, स्टैंडर्ड डेवलप करने चाहिए
कि इस तरह का कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जिसके द्वारा साइंटिफिक कल्चर डेवलप हो सके स्टूडेंट्स के अंदर। स्ट्रेंथनिंग लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, जब तक हम लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तब तक साइंटिफिक टेम्पर का अच्छे तरीके से या प्रभावी तरीके से विकसित हो पाना असंभव सा प्रतीत होता है। क्यों? अगर छोटे छोटे तो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन पर अगर हम कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपोजिट एफर्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन में अगर हम पंचायत को ले लें, गाँव में क्योंकि बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स, बहुत सारी रूढ़िवादियां, बहुत सारे अंधविश्वास बिलीव्स व्याप्त होते हैं, तो उन बिलीव्स को कम करने के लिए और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए जो व्यक्ति गांव के अंदर निवास कर रहे हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशंस, साइंटिफिक मूवीज, फिल्म्स वहां पर पंचायत में जाकर शो करने चाहिए, लोगों को दिखाने चाहिए ताकि उनका अंधविश्वास दूर हो सके। वो अपने पुरानी परंपराएं जो कि उनके लिए हानिकारक है, अंधविश्वास हानिकारक है, उनसे बाहर आ सके। रेस्टर्निंग पब्लिक फिगर्स, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पब्लिक फॉलो करती है, तो इन पॉलिटिशियन और जो शिक्षाविद है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने लेक्चर्स के थ्रू पीपल, स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल को मोटिवेट करें ताकि वो साइंटिफिक टेम्पर में रुचि लें, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो सके। अब बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन की। नवाचार के क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं? ये बाधाएं कई विभिन्न रूपों में हो सकती है। फर्स्ट, फंडामेंटल ऑब्स्टिकल्स यानी कि आधारभूत बाधाएं। फंडामेंटल ऑब्स्टिकल्स के अंतर्गत लैक ऑफ क्लैरिटी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन का क्या रूप होना चाहिए, शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए, और उनको क्लियर नहीं होता कि पॉलिसीज के द्वारा शिक्षा का क्या रूप बताया गया है, पेरेंट्स का क्या राइट है, स्टूडेंट्स का क्या राइट है, इनके बारे में भी क्लैरिटी नहीं होती है उनको। इनोवेशन का कैसे यूज करना है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण इनोवेशन का इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं मिस अलाइंड लेबर मार्केट के बारे में, यानी कि गलत संरेखित श्रम बाजार। अगर बात करें कि किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो कंपनी के क्षेत्र में हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर के क्षेत्र में हो, जिन प्रोफेशन में अगर उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उनको बूस्टअप नहीं किया जाता इनोवेटिव कार्य के लिए, तो वहाँ इनोवेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, स्कूल्स, लीडरशिप एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन आर सेट अप टू वैल्यू सेट टाइम एंड लॉन्गेटिवली विद वर्चुअली नो इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स, कोई भी रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो कि इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं, नवाचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहां से उन व्यक्तियों का कार्य करने का तरीका में बदलाव ले आते हैं। वो लोग उस नवाचार के क्षेत्र में नवीन क्षेत्र में वो कार्य नहीं करना चाहते, नवीन विधियां नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि उनको अपने एफर्ट्स के अंतर्गत इंसेंटिव और रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। वीक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में क्या होता है कि उन्हें टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, टेक्नोलॉजी क्या है, उन्हें ये नहीं पता। जिनको पता है तो टेक्नोलॉजी की अपडेशन के बारे में नहीं पता, टीचिंग मेथड्स में क्या चेंजेस आए हैं ये नहीं पता, जब तक, और टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में उनको नहीं पता, जब तक वो टूल्स, टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में और टीचिंग मेथड्स के बारे में उनको प्रॉपर पता नहीं होगा, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वीक नॉलेज बेस, अगर ज्ञान के आधार की बात करें, अगर ज्ञान का आधार अगर कमजोर होता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आती है नवाचार में। अगर मेडिसिन के फील्ड की बात करें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सच एज मेडिसिन, वहां पर हमेशा एक अपडेशन की आवश्यकता होती है।
और जो भी व्यक्ति इस अपडेट नहीं होता वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता। उसको उस फील्ड में क्या क्या नवीन चेंजेस हो रहे हैं, क्या नॉर्म्स आए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स आए हैं, उससे उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर उसके ज्ञान का आधार कमजोर होगा, चाहे वो इस मेडिसिन के फील्ड में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, या वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में कार्य करा, उसको अपने नॉलेज का जो बेस है वो अपडेट करना बहुत आवश्यक होता है। इनफेक्टिव अपडेट डिसेमिनेशन, नॉलेज और साइंटिफिक टेम्पर का के डिफ्यूजन के लिए जो कार्य होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रसार और साइंटिफिक टेम्पर के प्रसार की जो बात की जाती है उसके लिए जो एफर्ट्स किए जाने चाहिए वो प्रॉपर नहीं होते, जिसके कारण इनोवेशन में ऑब्स्टिकल्स आती है। ऑब्स्टिकल्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी ऑफ पर्सन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर किसी व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर विश्वास की कमी है, तो अपने विचारों को उसके अंदर विचार तो आएंगे, बहुत सारे विचार सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है, फर्स्ट वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता, बता नहीं पाता, अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता कि उसके माइंड में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इनोवेटिव आइडियाज उसके माइंड में आते हैं तो वो दूसरे लोगों को समझा नहीं पाता, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में, अपनाने में बहुत समस्या होती है, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज में भी परिवर्तन होते हैं, टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन होते हैं, और वो किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो वहाँ के वर्किंग प्रोसेस में भी चेंजेस होते रहते हैं, और अगर वो उन चेंजेस को अपना नहीं पाता तब भी प्रॉब्लम होगी। अगर वो चेंजेस को अपना नहीं पाएगा तो इनोवेटिव आइडिया जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या वर्किंग प्रोसेस में, तो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी के बारे में कह पाना बहुत कठिन होता है कि कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर उनकी एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि उनकी जॉब कब चली जाएगी। इस डर के कारण वो जो उनके एफर्ट्स होते हैं, इस डर का इफेक्ट कहीं ना कहीं उनकी कार्य प्रणाली पर, उनके कार्य पर भी पड़ता है। होमोस्टेसिस यानी कि समरूपता, कहीं ना कहीं समरूपता यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं वर्किंग प्रोसेस में, तो उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करना, अपने खुद को उन चेंजेस को, उन परिवर्तनों के साथ ढालना भी बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इसके साथ नहीं ढाल पाता वो इनोवेशन को प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाता। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के फीलिंग के साथ में अगर कोई व्यक्ति असुरक्षा की भावना के साथ में रह रहा है, कहीं पर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहा है, तो भी वो अपने वर्क का 100% नहीं दे पाता है, उसकी जो क्वालिटीज होती है, अपनी एबिलिटीज को, अपनी इफेक्टिवनेस को प्रॉपर शो नहीं कर पाता है। देन ऑब्स्टिकल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इनमें जो पर्यावरण और समाज के अंतर्गत जो बाधाएं आती उसके बारे में बात करेंगे। कल्चर एंड शेयर वैल्यूज, कुछ कल्चर या संस्कृति ऐसी होती है जिनके कुछ वैल्यूज होते हैं, और जो व्यक्ति उन संस्कृति और उन वैल्यूज से जुड़े हुए होते हैं वो इनोवेशन को अपनाना नहीं चाहते, उन्हें नवीन तकनीकी को अपनाने में, नवीन विचारों को अपनाने में भी बहुत कठिनाइयां होती हैं। वो उसको सही नहीं मानते, उनको लगता है कि जो पुराना उनके साथ चला आ रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उनके कार्य करने का तरीका है, वो बहुत सही है। प्राइवेट एंड पब्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में एक रूपता नहीं होती। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जब पॉलिसीज बनकर आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, या पॉलिसीज के अंतर्गत क्या कहा गया है तो वो इंडिविजुअल्स को नहीं समझ में आता, तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इनोवेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी विचारधारा के कारण कुछ व्यक्ति कुछ ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा लेके चलते हैं जिससे वो नवीन विचारों को अपनाना नहीं चाहते, उनको उस नवीन विचारों को, न्यू मेथड्स को,
न्यू टीचिंग मेथड्स को यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहिए, वो पुराने लेक्चर मेथड्स के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं। डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो, कारपोरेट सेक्टर हो, हर जगह एक ग्रुप में वर्क होता है, टीम वर्क होती है। अगर टीम के कुछ मेंबर प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि कार्य असाइन होता है, वर्क असाइन होता है कि हाँ इस व्यक्ति को ये कार्य करना है, इस व्यक्ति को ये कार्य करना है, और अगर प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करके कार्य नहीं करते तो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कार्य हो नहीं पाता है, और इनोवेशन जो उस कार्य में होना चाहिए उस इनोवेटिव तरीके से वो कार्य नहीं हो पाता। डिपेंडेंसी और ग्रुप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है इनोवेशन के लिए। विजन एंड लीडरशिप, हर कंपनी का, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का विजन डिफरेंट होता है। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या कंपनी का विजन कुछ बेहतर करने का, कुछ नया करने का होता है, तो वहाँ इनोवेटिव आइडियाज को और अच्छा स्कोप मिलता है, वहाँ पर कार्य कर रहे वर्कर और टीचर्स और इनोवेटिव तरीके से कार्य कर पाते हैं। लीडरशिप की बात करें, कुछ हायर अथॉरिटी अगर ऐसी है कि जो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं व्यक्ति, जो उनको प्रॉपर इंसेंटिव और रिवॉर्ड दिया जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा, और वो बूस्ट अप करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और नया कार्य करने के लिए, नवीन विचार करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, तो वहां पर और इनोवेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। रिन्यूमरेशन एंड बोनस, पारिश्रमिक और बोनस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर व्यक्ति अच्छे तरीके से कार्य करें, इनोवेटिव आइडियाज को लाते हैं अपनी वर्किंग प्रोसेस में, नवीन कार्य प्रणाली को यूज करते हैं, तो उनको अच्छा पारिश्रमिक और अच्छा बोनस दिया जाता है, क्योंकि अब उनको अपने कार्य के अनुपात में अच्छा पारिश्रमिक और बोनस मिलता है, तो वो और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, पहले से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो उनके पास पहले से उसमें और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इससे आसानी से इनोवेशन हो पाता है। आज हमने बात की साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, नीड्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, इनकल्केटिंग साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन, ऑब्स्टिकल्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी और पर्सन, ऑब्स्टिकल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट और सोसाइटी। थैंक यू, धन्यवाद।